ऐसा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कप्तान इमरान खान के अंदर का बॉलर निकल कर आ गया है और उतनी तेज़ रफ्तारी से जितनी तेज़ रफ्तारी से ये बॉलिंग करते थे। कल एक स्टेप उठाया यानी पहला बाउंसर गैर मुतवक्कित तौर पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी और आज फिर पहुँचे चौधरियों। क्या ऐसे ही लग रहा है? देखिए ना कि किस तरह जब खान साहब क्रिकेट के मैदान में उतरते थे तो अपनी जो मैंने कहा ना मखसूस अंदाज में देखिए क्या रफ्तार होती थी और किस तरह मुखालिफ टीम की विकेटें उड़ाते थे। और अगर ये ऐसे ही मुझे लगता है बाउंसर आज लगा पोजीशन हल्कों में काफ़ी फिर देखिए दूसरा बाउंसर ये ऐसा लगता है कि आज जो चौधरी का पहुँचे इससे भी शरीफों के घरों में आज तो ये जो अचानक खान साहब के यहाँ जो तेज़ी मैंने कहा ना कि बॉलर वाली आई है, यकीनन ये दो बड़े स्टेप हैं। एक लोग तवक्को कर रहे थे 10 रुपये कीमत बढ़ाएंगे, आज वो 10 रुपये उन्होंने कम कर दी, बिजली की कीमत भी कर दी और सबसे बढ़कर ये कि चौधरियों के घर एक अरसे से नहीं पहुँच रहे थे। जरदारी साहब आ रहे थे, शरीफ आ रहे थे, अपने लिए समझ रहे थे दरवाजे वाह हो गए और लगता है कि इमरान खान के आमद के बाद चौधरियों के दरवाजे जो हैं अब अपोजिशन के लिए शायद वैसे तो रिवायती लोग हैं, कभी उनके दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन शायद अब बंद हो जाएं। तो आज इमरान खान की मुखालफत बड़ी मुख्तसर सी थी। चौधरी साहब की तबीयत नासाज रहती है, लेकिन माशाल्लाह आप देखें कि फिर भी सियासी तौर पर वो महवर होते हैं सरगर्मियों का। हमारे साथ अदनान जैदी मौजूद हैं। जी अदनान, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि खान साहब का पहला बाउंसर तो पेट्रोल में कमी जो लोग समझ रहे बढ़ाएंगे कमी कर दी और आज चौधरी अगर गैर मुतवक्कित तौर पर पहुँचे हैं। गालिबन आप कुछ मुझे करेक्ट करेंगे कि एक तवील अरसे बाद पहुँचे प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से? जी सर, अगर बिल्कुल आपकी ये बात कहना बजा है, लेकिन अगर मैं जिस तरीके से ये आज उन्होंने मुलाकात की और कल पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने तकरीबन 10 रुपये कमी की है, तो ओवरऑल अगर आप ये देखें तो मार्च में विदाउट लेवी तकरीबन 4.5 से 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना था, लेकिन खान साहब ने वो 10 रुपये उसकी कमी की है। तो मेरा ख्याल है कि अटैकिंग से ज़्यादा खान साहब डिफेंसिव पोजीशन पर आए हैं और उन्होंने देखा कि इस वक्त अवाम में या तो वो तो छोड़िए, वो तो क्रिकेट पे नहीं, आप क्या दूसरी बात पे आइए कि आज जो चौधरियों की आमद एक अरसे बाद हुई है। अदनान, कितने अरसे बाद, कुछ ख्याल है कि लेकिन जी ये तकरीबन इससे कुछ देर पहले भी इमरान खान यहाँ पर चौधरी शुजात की इयादत के लिए आए थे और जब वो वाकई काफ़ी अलील थे, लेकिन उस वक्त ये फ़िज़ा नहीं बनी हुई थी ओवरऑल जो इस वक्त हम देख रहे हैं। ना कोई तहरीक अदम एतमाद थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी। अब आप देख रहे हैं कि सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी भी लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ 23 मार्च को PDM का धरने का भी ऐलान है। ये तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी यहाँ पर, लेकिन आप इमरान खान साहब की जो आमद है उनकी क्या उनके साथ वैसे तो मैंने देखा कि बड़ा हटो बच्चों का माहौल था, बड़ा प्रोटोकॉल था। ये क्या उसका कोई ऑफिशियल एलामिया नहीं आया? आमतौर पर जब पहुंचते हैं तो खासतौर पे चौधरी परवेज़ इलाही आते हैं और कहते हैं इस गुफ्तगू का कोई एलामिया या उनके किसी तर्जुमान का कोई बयान, आप लोग मीडिया वाले वहाँ खड़े रहे, किसी ने बात बयान की? जी बयान तकरीबन कोई 30 मिनट से ज़्यादा की ये मुलाकात रही है सर, और इसमें बयान बिल्कुल उनकी तरफ से जारी किया गया है और उसमें कहा गया कि इमरान खान ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ़्त की और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ये तफसीली का लफ्ज़ इस पर काफ़ी स्ट्रेस था। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि खान साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए थे, जिसमें फेडरल के कुछ मिनिस्टर्स भी थे और कौन से ऐसे थे जिनको आप जी चौधरियों के साथ तो यार परवेज़ इलाही होंगे और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन थे? जी अब्दुल रज़ाक दाऊद थे, उनके साथ शफकत महमूद थे, CM पंजाब उस्मान बुज़दार थे और इस हवाले से जो खान साहब की जो टीम है अमाद अज़हर थे और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही थे, चौधरी शुजात थे और उनके बरखुरदार थे, लेकिन मोनिस इलाही इस नशिस्त में शरीक नहीं थे। हो सकता है कि वो कहीं पर गए हों। बहरहाल जो इस वक्त टोटल एलामिया जो यहाँ से आया है और जो बयान जारी किया गया है वो सिर्फ खैरियत दरियाफ़्त का आया है और सिर्फ इतना कहा गया
कि एक मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुलाकात है। और मुलाकात ये है सर, आपको भी मालूम है, और ओवरऑल जो इस वक्त जो कोई एक सुबह कोट कर अखबार भी पढ़ता है तो उसे भी इस वक्त बखूबी अंदाज़ा है कि मुल्क की इस वक्त किस तरफ समत जा रही है। अदनान ये मुझे बताइए कि क्योंकि तवातुर से जरदारी साहब आ रहे थे, शरीफ आ रहे थे, खाने हो रहे थे, तासुर हो रहा था कि गो के मुनीस लाई ने कोशिश की थी कि शायद कोई नरम गोशा आप चौधरियों के यहाँ शरीफों ने बना लिया है, लेकिन आपकी माशाल्लाह सियासत में नज़र है और आपको ये भी इल्म है कि इनकी जो रवायती, मैं लफ्ज़ दुश्मनियाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा ना इंतकाम, लेकिन बड़ा सख्त एक दूसरे के साथ जो है इनका, वो कि चौधरी बड़े रवायती लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन हुक्मरान की हैसियत से ना चौधरी शरीफ को देखना चाहते थे कि इसका पंजाब का सरबराह हो, ना शरीफ उनको। तो ये जो इतनी रवायती तौर पर जो उनकी दुश्मनियाँ या मुखालफतें या इंतकाम की हद तक रही हैं, तो इसमें क्या ऐसा लग रहा था कि शरीफ तैयार हो गए थे या तैयार हो जाएंगे परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने पे, क्योंकि कम से कम शर्त यही होगी ना चौधरियों की, अदनान? बिल्कुल आप सर बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि सियासत में हमेशा सियासतदानों के दर खुले होते हैं। यही दर था, और आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा था काफली के बारे में, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर बने यूसुफ रज़ा गिलानी तो फिर डिप्टी वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही ही बने थे। तो सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, और आप अगर नून लीग की बात करें और काफ लीग की बात करें तो ये बात बिल्कुल वजह है कि तकरीबन 14 साल बाद उनकी शहबाज शरीफ की ये पहली मुलाकात थी चौधरी शुजात से और परवेज़ इलाही से, लेकिन वो लोग दुख में और गम में एक दूसरे के हमेशा शरीक होते रहे हैं। 99 से लेकर 2022 तक इस मुलाकात से पहले आप ओवरऑल देख लें, यहाँ पर अगर किसी के कोई अफसोस की बात हुई है या उधर कोई दुख का मामला हुआ है तो ये लोग भरपूर शरीक हुए हैं और एक दूसरे से उन्होंने गम बांटा है। लेकिन अब सियासत पर अगर आप बात करें, लेकिन अगर मैं अदनान आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि जो शरीफों की तरफ से दावत चौधरियों को दी गई थी, अगर चौधरी जो है शरीफों के घर चले जाते या चले जाएंगे, गालिबन वो ज़्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा या होता। जी, अगर सर आप ये ओवरऑल देखें तो एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए चला जा रहा है। आप ये देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पर आते हैं, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर आते हैं, और फिर उसके बाद MKM का वफद जो हुकूमत के तहत ही है वो यहाँ पर आता है, और फिर शहबाज शरीफ एक दिन पहले जब मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर आते हैं तो वो इंदिया देकर जाते हैं कि कल आपके यहाँ शहबाज शरीफ आएंगे तो उनसे आप गुफ्तगू वगैरह कीजिए, और वो बहरहाल गुफ्तगू वगैरह सब हुई। आपकी जो ये बात है वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, और वो होगा अगर काफ लीग से कोई भी चौधरी परवेज़ इलाही, जारी बात है कि चौधरी शुजात की तो ऐसी तबीयत नहीं है कि वो कहीं पर जा सकें, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही अगर किसी डिनर पर जाते हैं या किसी सियासी मुलाकात का हिस्सा बनते हैं नून लीग के घर जाकर, शहबाज शरीफ के यहाँ जाकर, तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका होगा। लेकिन अभी तक ना कुछ ऐसा सुनने में आया है, ना कुछ इस तरह की इत्तला है कि दोबारा कहीं शहबाज शरीफ की इनसे मुलाकात की कोई खबर नहीं है, ना ही कुछ ऐसा सुनने में आया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आसिफ अली जरदारी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बाकायदा दावत दी थी कि आप बिलावल हाउस तशरीफ़ लाएँ, और जब परवेज़ इलाही वहाँ पर गए हैं और उसके बाद जो बाकायदा एलामिया जारी हुआ था तो उसमें परवेज़ इलाही की तरफ से यही कहा गया था कि अब जो मतलब मुशावरती फ़ैसले हैं हम उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, और हम उन्हें ऐसा समझते हैं कि वो जो कोई फ़ैसला करेंगे तो उसमें हमारी मर्ज़ी शामिल होगी। अब आप ये ओवरऑल एक सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लें तो चौधरी बरादरान का, जैसे इनकी रिवायात का आपने सियासत का तस्करा किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें तो वो भी इसी तरह यारों के यार वो मशहूर हैं, और जब किसी का साथ देते हैं तो आखिरी दम तक साथ देते हैं। ठीक है अदनान ज़ैदी, आपने बड़े जामे अंदाज में, बड़े तौर पर जो चौधरियों की इमरान खान की मुलाकात, इस तनाजुर में अगर देखें तो माजी का हवाला और मुस्तक़बिल में क्या इम्कानात हैं, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वहाँ पहुँचना अहम है, और इसके क्या असरात होंगे। जैसे मैंने कहा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या चौधरी शरीफों के घर हालिया दिनों में, यानी अगले दिन या अगले इस हफ्ते में विज़िट करते हैं, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जिसका इंतज़ार करना चाहिए। कि सियासत में मोजज़े भी होते हैं और वजह तौर पर वो पूरा सियासी पासा भी पलट देते हैं।
लेकिन ज़रा मुझे हर पाकिस्तानी को इस वक्त फ़िक्र इसलिए भी है कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी यूक्रेन में भी हैं, फिर मॉस्को और उससे मुल्क जो हैं रियासतें उनमें भी हैं, और ये कहीं ये जंग जो है जो आप तीसरे दिन में दाखिल हो गई है, किसी बड़ी जंग का पेशरमा तो नहीं बनेगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ में मियाँ खुर्शीद कसूरी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा होंगे, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बल्दी आपको खुशामदीद कहता है, और यकीनन मॉस्को का जारहाना रवैया या यूक्रेन पे हमला जिसे कहा जा रहा है या इन्वेंशन जिसे कहा जा रहा है, उसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और यकीनन अभी तक यूक्रेन जो है वो उसकी जो आप रूस मॉस्को के मुकाबले में तो ना उसकी फ़ौज बहुत बड़ी है, ना टैंक बहुत ज़्यादा हैं, ना मईशत इतनी बड़ी है, और फिर सबसे बड़ा ये कि जो उसका जो उससे एतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर भी रूसी बोलने वाले ज़्यादा हैं जिनकी हमदर्दियाँ मॉस्को यानी प्यूटन से हैं। और इसी तरह यूक्रेन की जो बॉर्डर्स हैं, क्योंकि पोलैंड का बॉर्डर है और जो और मुल्क है हंगरी का बॉर्डर है, अब वो तकरीबन खुल गए हैं और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएं, लेकिन अगर जो यूक्रेन की आबादी है उसको देखते हुए इतनी बड़ी तादाद में, कोई कहते हैं कोई 5 लाख के करीब का लोगों का जो यानी हर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ट्रेन से, गाड़ियों से, पैदल जो है वो मुल्क छोड़ दें। इसका खदशे का इजहार करता है कि शायद यूक्रेन की आबादी ये समझती है कि उनके सरबराह ने एक बहुत बड़ी गलती की, और वो भी नेटो की खातिर के उसको ज्वाइन करने की खातिर, यूरोपियन को ज्वाइन करने की खातिर, और जिसके सबब ये बहरान खड़ा हुआ। अपने खिताब में जो मैंने कहा ना कि बुनियादी तौर पर तो पॉलिटिशियन नहीं है, एक प्लेयर से, खिलाड़ी से वो बने। अब हर एक आदमी इमरान खान तो नहीं हो सकता, उन्होंने भी कुछ इस तरह में बाउंसर या छक्का खेला कि नेटो को दावत दी, और यूरोपीय यूनियन को भी वो दावत दे रहे हैं कि वो उन्हें ज्वाइन करें। देखें, लेकिन बड़े पुरएतमाद अंदाज में अपने आवाम को वो मुत्तहद होने का, अपने साथ देने का कह रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा हथियार टेलीफोन कहा जा रहा है, जो मैसेजेस दे रहे हैं वो कहा जा रहा है। यूक्रेन मैंने कहा ना, लेकिन खाली तकरीरों से ना मुल्क का दिफा हो सकता है, ना तकरीरों से जो है वो जंग लड़ी जा सकती है। और एक ऐसे वक्त में जबकि मैंने कहा ना ये प्यूटन का मॉस्को सुपर पावर उस जैसा तो नहीं, सोवियत यूनियन जैसा, लेकिन बहरहाल अभी एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमारे साथ मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, और आपको इल्म है कि वज़ीर ख़ारजा साहब उस ख़ास हसास दौर में वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं जब बड़े तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे थे, ख़ास तौर पर 9/11 के साथ। कुछ साहब शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और हमेशा आप मेहरबानी फरमाते हैं। आप इस मॉस्को यूक्रेन जंग को मैं आगे बढ़ने से पहले ये मालूम करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद के नुक़्ते से किस तरह देखते हैं, यानी पाकिस्तान के नज़र से किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी भी लोगों का ख्याल है कि इस मरहले पर इमरान खान साहब को मॉस्को नहीं जाना था, वेस्ट और अमेरिका को गलत मैसेज मिला। जी कसूरी साहब। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि इशू क्या है, इशू को देखना पड़ेगा और उसके साथ आपकी मैं जवाब दे दूंगा। ये बहुत लिखा गया है मॉस्को और यूक्रेन के बारे में। अब सबसे अच्छा हैरान कुन जो मजमून आया है वो हेनरी किसिंगर का है, और ये क्योंकि अमेरिकन पर्सपेक्टिव से आया है इसलिए उसका बयान करना ज़रूरी है। मैं 2-4 कोशिश करूँगा 1-2 मिनट बयान कर दूँ। किसिंगर ये कहता है कि सारी दुनिया की नजरें जो हैं ये आज या कल आया, मैंने तो आज पढ़ा है कि ये है कि जी अब क्या होगा होना। वो कहता है ये चाहिए कि पहले समझें कि रूस का इंटरेस्ट यूक्रेन में क्या है।
बुनियादी तौर पर ये तो खैर मैंने भी हिस्ट्री में पढ़ा था कि ये जो ओरिजिनली रशियन सिविलाइजेशन कोई 1200 साल पहले जब शुरू हुई है, जिसके नतीजे में रूस बना है, उसका नाम ही कीवान रूस था। सेंटर था कीव, यानी कीवान रूस। और वो हिस्ट्री ट्रेस करते करते चंगेज़ खान में पहुंच गया। तो उसके बाद जो बुनियादी चीज़ उसने किसिंगर ने कही है, जिससे मैं एग्री करता हूँ, वो ये है कि इसको सेटल कैसे करना है। देखें, ये तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि कोई सॉवरन मुल्क पे आज जाके फौजें चढ़ा दे, लेकिन जिस हिसाब से पता था सोवियत यूनियन जब ख़त्म हो गया और रूस जब कमज़ोर हो गया, मेरे ख्याल में तो कोई नेटो की ख़ास ज़रूरत नहीं रही थी, बल्कि यूरोप में खुद बहस शुरू हो गई थी कि भाई नेटो किस चीज़ के लिए है। बस सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, रूस कमज़ोर हो गया। रूस के सदर येल्टसिन जो थे वो तो खुद बड़े प्रो वेस्ट हो गए थे। तो इन्होंने बैल मुझे मार वाली कहानी की है कि ज़बरदस्ती नेटो को कायम रखा रूस को डराने के लिए। रूस तो आगे मरा हुआ था, उसको डराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कुशरी साहब अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बड़ी जो ख़ास तौर पर जो किसिंजर का बयान दिया है, यानी आप ये देखें कि 70s से अहम रोल अदा करते चले आ रहे हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है और उसमें उन्होंने बहुत गहरी जानकारी दी है। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि ये एग्रेशन ऐसे ही है जैसे सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया था या 80s में काबुल पे हमला किया था। तो इसको हम इस तरह देखें, इस एग्रेशन को या इसको हमले को या इन्वेंशन को। जी नहीं, देखें, इसका तो मुझे ना कोट करे, हेनरी किसिंगर कोट कर दे। हेनरी किसिंगर जो है वो उससे ज्यादा तो कोई आर्च अमेरिकन नहीं है ना। अमेरिकन वो नेशनलिस्ट है, वो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहा है। किसिंगर खुद मान रहा है, वो कह रहा है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको आसानी से ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखा जा सकता। और मैंने वो कहानी सुनाने की कोशिश की है और किसिंगर ने जो किया बड़ा वाकई पढ़ने वाला मजमून है। तो नहीं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। ये ऐसा नहीं है जैसे अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया या हंगरी, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी अगर लेकिन ये तो आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से जो न्यूट्रल था वेस्ट, और वेस्ट चाहता भी नहीं था कि किसी जंग का हिस्सा बने। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो जर्मनी ने तो बाकायदा अपने टैंक और फौजी तक भेजने को कहा है। फ्रांस भी आ गया है, ब्रिटिशर भी आ गए हैं, और यकीनन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, बगैर अमेरिकन के नहीं आते। वैसे तो अमेरिकन कह चुके हैं कि हम अपनी फ़ौजें नहीं भेजेंगे, लेकिन बहरहाल अब यूक्रेन को अगर ये सपोर्ट मिलती है, आप समझते हैं कि कोई मरहले पर अमेरिकन भी बराह रास्त आ जाएंगे? जी देखिए, एक सिंपल सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन। मदाखलत क्या करेंगे भाई? सोवियत यूनियन के रूस के बॉर्डर पे अमेरिका क्या करेगा? वो तो अफगानिस्तान में 3000 फौज नहीं रख सका। वो 3000 फौज, उनकी तो 2 लाख फौज बॉर्डर पे खड़ी है। तो वो मदाखलत क्या करेगा? दूसरा मदाखलत करने का तरीका है कि मिसाइल्स बरसा दे। वो सोवियत रूस के पास भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म की, खुदा ना करे, हम उस तरफ जा रहे हैं। आपने बात की कि जर्मनी में या फ्रांस में, ये कोई शक ही नहीं है कि यूरोप में सख्त रिएक्शन है। यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना सिस्टम है उसको समझते हैं वो सही सिस्टम है, उसको वो बढ़ाना भी चाहते हैं। और उन्होंने जानते बूझते हुए कई मेंबरों को, मतलब लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी बनाया है। जो सही बुरा किया या बुरा, वो तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, अब तो तारीख कमेंट करेगी। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि फ़ायदा क्या है यूक्रेन को, अगर हम इन्होंने उनको इतनी धमकी दी थी। अगर नहीं अमेरिका ने फौजी भेजने थे, जो बिल्कुल क्लियर था कि नहीं भेजने, मैंने आपको भी बताया, अगर वो 3000 फौजी नहीं रख सकता था अफगानिस्तान में, एक पॉलिसी डिसीजन हो गया था। वैसे तो अमेरिका बड़ी पावर है, लेकिन उनको अंदाजा हो गया था कि कोई इसमें हमें कुछ भी नहीं हमारे मफाद में। तो किस तरह वो ऐसी जगह पे जाएगा जहां रूस जैसी सुपर पावर मिलिट्री, अमेरिका के बाद अगर कोई बड़ी मिलिट्री ताकत है वो रूस है, तो किस तरह वहां अपने फौजी ले जाएगा? जर्मन और फ्रांस एक मॉरल सपोर्ट भी दे रहे हैं
करें, फिर उनका जो पब्लिक ओपिनियन है उनसे कुछ तवक्को करता है। अगर मैं आपसे ये कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछूं कुसूरी साहब कि यूक्रेन यकीनन आपने जो मिलिट्री के तौर पर या माशी तौर पर और सबसे बढ़कर ये कि ये जो तवक्को की जा रही थी कि अवाम खड़े हो जाएंगे, एक तस्वीर भी आई कि टैंक के सामने खड़ा हो गया, कब तक खड़ा रह सकता है और रूस कहाँ तक जाएगा? क्या यानी दोबारा रूस सोवियत यूनियन की तरह जैसा जो था हिस्सा यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने तक की हद तक जाएगा, वहाँ अपना झंडा लहराने तक की हद तक जाएगा? कुसूरी साहब, मैंने आपको जो पहले कहानी सुनाई थी वो इसलिए सुनाई थी कि वो बड़ी बेवकूफ़ी थी ये सोचना कि रूस जो है वो खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। रूस में एक जुनूनियत की हद तक कोई 1000 साल से ये फीलिंग है कि हमारा मुल्क इनसिक्योर है। अब ये बड़ी अजीब बात है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी क्या वजह थी? एक बहुत मशहूर किताब लिखी गई है, ग्रेट पास की राइज एंड फॉल, और उसमें मार्को तोलारा मजमून 20वीं सदी की बिगिनिंग में था हेल्फर्ड मैकिंडर का, जो था यूरेशियन लैंड मास के बारे में। यूरेशियन लैंड मास की अजीब बात है, मंगोल्स शुरू होते थे और पोलैंड तक चले जाते थे, घोड़े पे लेट के चले जाते थे, इतने जबरदस्त किस्म के वो राइडर्स थे। रास्ते में कोई रुकावट नहीं, ना दरिया ना पहाड़। रूस को शुरू से ये डर रहा है, उस पे एक जमाने में पोलैंड ने भी ऑक्यूपाई किया है और लिथुआनिया के साथ मिलकर किया है। तो जितने रूस के बड़े ज़ार्स आए हैं उनकी एक ही कोशिश है कि रूस को बचाने के लिए इर्द गिर्द के इलाके आप लेते जाएं ताकि रूस जो है वो सिक्योर हो जाए। ये खप्त की हद तक वहां है। क्या वेस्ट को ये नहीं पता था? बिल्कुल, मैं वेस्ट को मैं कैसे मान जाऊं? उनके बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनको रशियन साइके पता है। जैसे अगर आप पाकिस्तान इंडिया की साइके में देखने लगे कि उनकी नफ्सियात क्या है तो आपको तारीख देखनी पड़ती है। तो क्या रूस की वो नफ्सियात नहीं समझ सकते थे? और फिर जब रूस ने दिखा दिया कि उसने जॉर्जिया पे भी हमला किया और फिर उसने क्राइमिया पे हमला करके ऑक्यूपाई कर लिया, तो किस बुनियाद पर सोच रहे थे कि वो ब्लफ कर रहा है? वो कह रहा था भाई हमारे बॉर्डर पे मत आओ, और वो आखिर वक्त तक गारंटीज मांग रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन से या नेटो से कि आप ये अश्योरेंस दे दें तो हम अपनी फौजें वापस बुलाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ एक बड़ी बदनसीबी की बात है कि जब यूरोपियंस को यह अंदाजा होना चाहिए था कि भाई इस बेचारी यूक्रेन को किस लिए पीछे से थपकियां दिए जा रहे थे। उसे कह सकते थे कि भाई हम आपकी पोजीशन समझते हैं, अगर फिनलैंड न्यूट्रल हो सकता है आप भी हो जाए, आपको ये तो नहीं कर। और ना रूस ये कह रहा था कि हमारा कोई ये सैटेलाइट स्टेट बन जाए यूक्रेन। मैं समझता हूँ जुल्म हुआ है यूक्रेन के साथ कि यूक्रेन को ये फीलिंग रही है कि नहीं हमारे पीछे सब है और रूस ब्लफ कर रहा है वगैरह वगैरह। ये वो खुशफहमी होती है। कोई क्रिकेट मैच हो तो दोनों साइडें समझती हम जीत जाएंगे, कोई जंग हो तो दोनों साइडें समझती हम जीत जाएंगे। एक नफ्सियाती कैफियत होती है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं उनको पता होता है। तो मैं ये समझता हूं कि अब तो बेस्ट वे आउट ये है कि जो इनकी बातचीत हो रही है, पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है कि पाकिस्तान ने बल्कि स्टेट किया, फॉरेन ऑफिस ने, फॉरेन मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है कि हम चाहते हैं इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो। अभी भी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर यूक्रेन के और रूस के नुमाइंदे मिल रहे हैं तो वहां को खुदा करे हल निकल आए, ताकि वैसे ही जो जाने जाया होंगी, जो अब रशियंस उस किस्म की बॉम्बिंग तो नहीं कर रहे ना जिसमें हजारों लोग मर जाए, क्योंकि उनको पता है लोग हमारे ही हैं, एक ही नस्ल है, तो इसलिए वो केयरफुली जा रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई सेटलमेंट ना हुई तो कोई गारंटी तो नहीं दे सकता जब फौजें आमने सामने खड़ी हों कि क्या होगा। शुक्रिया मियां खुर्शीद कुसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा। आपने देखा कि तारीख़ी हवालों से कितनी गहरी नज़र इस कॉन्फ्लिक्ट पर आप पर है। और ज़रा इधर भी चलें, देखें कि घोटकी और का जुलूस कहाँ तक पहुँचा और कराची का काफ़िला कहाँ तक पहुँचा। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
पहला पड़ाव का जो इतवार से जुलूस निकला था यानी काफिला निकला था मातली और बदीन में हुआ और फिर मातली और बदीन से होता हुआ अगला पड़ाव यानी कल हैदराबाद में हुआ और हैदराबाद से फिर अब ये खैरपुर से होता हुआ आज यानी तीसरे दिन सक्खर पहुंचेगा। खैरपुर में हमारे नुमाइंदे रज़ा जाफरी हैं। रज़ा, ये जो जुलूस यहाँ से कराची से निकला फिर मातली बदीन से हुआ यहाँ से होता हुआ, क्या कहेंगे? क्या बड़ा ठाटे मारता हुआ समंदर है, लाखों लोग हैं या एक साइजेबल दरमियाने तबका? जी रज़ा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च कराची से निकाला गया था वो मोरों से होते हुए तीसरे दिन खैरपुर पहुंचा था और बिलावल भुट्टो जरदारी का यहां पर बड़ा कारकुनों की जानिब से बड़ा वाहलाना इस्तकबाल किया गया। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर स्टेज पर पहुंचे तो यहां पर गो इमरान गो के नारों से ये जलसा पूरा गूंज उठा था। और मैं यहाँ पर जियालों की शिरकत का बताता चलूँ कि बिल्कुल यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से जलसे गाह में कारकुनान और जियाले पहुंचे थे और पीपल्स पार्टी के गीतों पर रक्स करे। और रज़ा ये बताइए आप कवर कर रहे हैं ये अब तक जो पिछले 3 साल में यहाँ जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, रैलियाँ होंगी, आपके ख्याल में ये पिछले इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ी रैली या सबसे बड़ा इज्तिमा कहा जाएगा? लाड़काना में तो हर साल होता है, अप्रैल में भी, जुलाई में भी, दिसंबर में भी। इस काफिले को आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा काफिला इसको कहेंगे आप? यानी अगर एक सिरा इसका मोरो तो दूसरा सिरा आगे, और अब अगर खैरपुर में है तो खैरपुर के सक्खर के आसपास। जी नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अब जियालों की जानिब से इस जलसे में बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल में भरपूर शिरकत की है। और यहाँ पर जब ज़िले खैरपुर के कुंभ कोटडीजी और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर जियालों के साथ जियाली भी शरीक हुई हैं। और यहाँ पर जो आप आवाम के बारे में पूछ रहे हैं कि ये बिल्कुल समंदर मारता हुआ काम था और बिलावल भुट्टो ने भरपूर यहाँ पर इमरान खान के और वफाक हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और बिलावल भुट्टो का यही कहना था कि खैरपुर वालों ने रज़ा ये बताइए अब ये खैरपुर से काफिला गालिबन आज रात सक्खर पहुंचेगा और सक्खर के बाद फिर ये गालिबन पंजाब की साइड में बढ़ेगा, सादिकाबाद की तरफ, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, आज चौथे रोज अब सक्खर से शुरू होते हुए सिंध के आखिरी का जो घोटकी से फिर ये कल चौथे दिन रोज पंजाब में दाखिल होगा और वहाँ से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होगा। हाँ, तो रज़ा जाफरी हमें ये बता रहे थे कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये, रज़ा बस एक और बात बता दें, तमाम यानी जो आप समझते हैं कि घोटकी में भी महर जो है इनके साथ होंगे, क्योंकि महर तो शाह महमूद कुरैशी के साथ भी काफ़ी तादाद में नज़र आए। जी बिल्कुल, हमारे ज़रा यही बता रहे हैं कि घोटकी में भी महर के 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से एक ग्रुप पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर शिरकत करेगा और आवाम को भरपूर कहा है कि बिलावल भुट्टो का वालियाना इस्तकबाल करें, जैसे वफाक हुकूमत को भरपूर जवाब दे सके और जो इस आवाम के उन्होंने महंगाई की है और उसको भरपूर जवाब मिले, जैसे मजदूर को रोजगार और जो मुझे ये भी बता दिए कि यही बता दिए कि उधर का क्या सूरत हाल है? जो घोटकी से जुलूस चला था हमारे शाह साहब का, माशाल्लाह उनके भी मुरीद आपको इल्म है कि घोटकी और इसके इर्द गिर्द बहुत हैं, उनके जुलूस के बारे में क्या खबर है? एक तो खैर अच्छा है कि वो टकराव उनका नहीं होगा, आमना सामना नहीं होगा, वो आगे बढ़ चुके हैं, सक्खर से निकल चुके हैं। उनका भी जुलूस आप सुन रहे हैं कि खासी तादाद में लोग हैं, ख़ास तौर पर शाह साहब के उनके हामी मुरीद। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शाह महमूद कुरैशी की आमद थी, उनके मुरीदों ने तो भरपूर आमद पर इस्तकबाल किया था, मगर जब ये उनका जलसा जो आगे बढ़ा और खैरपुर की जानिब से आया तो उनके पास इतने कारकुनान नहीं थे जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़र आ रहे हैं। और पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खैरपुर में उनका दोनों का आपस में जलसा एक ही जगह गुजरने वाला था, मगर DG रेंजर्स की मुदाखलत पर वहाँ पर उनका रूट चेंज करके हिंगोरजा से नवाब शाह की जानिब कर दिया गया और फिर मोरों से सीधा पीपल्स पार्टी को इजाज़त दी गई कि वो खैरपुर आए। शुक्रिया रज़ा जाफरी, हमें ये बता रहे थे कि एक मरहला ऐसा था कि शाह महमूद कुरैशी का काफिला जो घोटकी से चलता हुआ नवाब शाह आ रहा था उसका रुख मोड़ दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी का मैं देख रहा हूँ कि तीसरे दिन भी वही जोशो खरोश बिलावल भुट्टो जरदारी में पाया जाता है और अब तो बाकायदा उनके वज़ीर आज़म बिलावल के नारे लग रहे हैं।
कोशिश तो होगी कि मैं आगे चलकर उन्हें ज्वाइन करूं, लेकिन अभी तो देखिए काफ़िला आधे रास्ते में पंजाब में दाखिल होगा, तो फिर देखना होगा कि ये पंजाब के अवाम, ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब के अवाम उनका कैसा इस्तकबाल करते हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।